Hello friends, welcome to my YouTube channel Literary Voyage. Today we are going to discuss Chaucer as the father of English literature. फ्रेंड्स, चौसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिनको इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। हम ये सब एज अ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक पूरा आंसर की तरह प्रिपेयर किया है। मैं आपको उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी कर दूंगी और उसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी ये वीडियो। चौसर, जियोफ्राई चौसर इज़ वन ऑफ द इंग्लिश ग्रेटेस्ट पोइट्स इन इंग्लैंड। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फ्रेंड, जॉफ्री चौसर को एक ऐसे पोइट थे जो कि मतलब सबसे महान पोइट्स थे अपने टाइम में। ऐसा नहीं था कि उनके टाइम तक मतलब उनसे पहले तक कोई ऐसा कोई अच्छा पोइट नहीं था। पोइट होते थे बट उनको सबसे अच्छा पोइट माना जाता था। द अदर पोइट्स पोइट्री वॉज लिटिल नीड एंड इन्जॉयड बट चौसर्स पोइट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू। अब देखिए, चौसर की पोइट्री ऐसी थी कि मतलब बाकी ऑथर्स की पोइट्री पढ़ी जाती थी बट बहुत कम पढ़ी जाती थी, बट चौसर की पोइट्री जो थी ना वो हर टाइम मतलब हर जॉनर के हर टाइम के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस थी। जॉन ड्राइडन ने उनको बोला था दैट चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉन ड्राइडन जो थे उन्होंने चौसर को एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला था। अब हम उनकी रीजंस देख लेते हैं फॉर कॉलिंग हिम इंग्लिश पोइट्री फादर। अब वो रीज़न कौन कौन से थे? कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉफ्राई चौसर ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जो उन्होंने दूसरी अपनी इंग्लिश पोइट्री में अपनी सहयोग डाला, उससे क्या हुआ कि इंग्लिश पोइट्री जो थी बहुत ज़्यादा डेवलप की। सेकेंड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ वेरिएशन एंड स्टाइल इन इंग्लिश पोइट्री। जॉफ्री चौसर ने जो भी वेरिएशन या जो भी स्टाइल अपनी इंग्लिश पोइट्री में यूज़ किए वो कभी उनके स्टाइल फेल नहीं हुए। वो अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते थे दैट एंड दीज स्टाइल्स विल बी फेमस फ्रॉम दैट टाइम टिल दैट टाइम। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री लैंग्वेज। अब उन्होंने क्या किया कि कंट्रीब्यूशन दिया कहाँ कहाँ पे? इंग्लिश लैंग्वेज के भी डेवलपमेंट में, क्योंकि उस टाइम पे हर एक जो कंट्री थी या हर एक जो रीजन था उसकी अपनी एक डायलेक्ट था बट कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी इवन इन इंग्लैंड। बट जैसे ही जॉफ्री चौसर, क्योंकि वो इंग्लैंड के थे, उन्होंने जैसे अपना मतलब वर्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने शुरू किए तो क्या हुआ कि वो इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई दैट एवरीवन यूज्ड टू राइट देयर वर्क्स ऑन दिस लैंग्वेज। क्लियर? अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन दिए या कैसे उन्होंने अपना वेरिएशन या स्टाइल यूज़ किया इंग्लिश पोइट्री में और कैसे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट की। पहले हम जान लेते हैं जॉफ्री चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर ने बहुत सारे वर्क लिखे विच इज़ नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के कोने कोने में फैल चुके हैं। उनके फर्स्ट पीरियड में ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच लिटरेचर। उन्होंने क्या किया, वो फ्रेंच जो लिटरेचर था, फ्रेंच के वर्क्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने क्या किया, अपने जो वर्क्स लिखे उन्हें जो है फ्रेंच के जो फ्रेंच लिटरेचर में जो मतलब जैसे हम वर्क कोई लिखते हैं उसके लिए कोई ना कोई बेस तो ज़रूर तैयार करते हैं ना, वैसे ही चौसर ने अपने फर्स्ट पीरियड में ये जो बेस था वो फ्रेंच लिटरेचर का अडॉप्ट किया था। उन्होंने ऐसे कई सारे वर्क्स लिखे बट उसमें हम कुछ फेमस वर्क्स पढ़ लेते हैं, जो कि था द ABC। द सेकेंड वन इज़ द रोमांस ऑफ द रोज़। अपने सेकेंड पीरियड में ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन लिटरेचर। सेकेंड पीरियड में वो इटालियन लिटरेचर से प्रभावित थे, जैसे कि उनके उस टाइम के राइटर्स हो गए जैसे पेट्रार्क, डांते, बोकाशियो, इनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस टाइम में उन्होंने जो मेन पोइम्स लिखी थी वो थी उनकी द हाउस ऑफ फेम एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन।
फिर अपने थर्ड पीरियड में जो चौसर थे वो जो है उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर मतलब उसके लिए स्पेसिफिक एक बेस निकाला और उसको लेकर उन्होंने अपने वर्क्स लिखे। इस टाइम पे उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क जिसको हम मास्टरपीस भी कह सकते हैं द कैंटरबरी टेल्स लिखा, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स थी इंग्लिश लिटरेचर की और बाकी सभी लिटरेचरों की भी। और उसके अलावा जो पोएम उस टाइम पे फेमस हुई थी वो सी ट्रुथ और द गुड काउंसिल और द कैंटरबरी टेल्स। अब हम देख लेते हैं कि चौसर ने अपना स्टाइल और वेरिएशन कैसी रखी। चौसर जो थे वो एंड तक मिडिल एज के एंड तक रहे थे और बिगनिंग मॉडर्न एज के स्टार्टिंग तक रहे थे। उन्होंने क्या किया, उनके जो वेरिएशन और जो स्टाइल थी ना उन्होंने एक पॉइंट्स के ज़रिए हमको बता दी। कैसे बताई? चौसर स्टार्ट्स हिज करियर बाय फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव। कोर्टली लव दैट मीन्स जो आपस में एक मेल और फीमेल का आपस में लव होता है। एंड एलिगरी एंड ड्रीम पोइट्री मीन्स कोई राइटर जो है अपना काम लिख रहा है बट मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंस में भी है बट कुछ टाइम के लिए अपने जो है ड्रीम में चला जाता है कि काश अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाए, जैसे हम ड्रीम्स ले लेते हैं वैसे। चौसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट म्यूजिकल ऑफ इंग्लिश पोइट्स। ही इंट्रोड्यूस्ड हेरोइक कपलेट्स इनटू इंग्लिश वर्ड्स। हेरोइक कपलेट्स दिए थे उसने। हेरोइक कपलेट्स मीन्स जैसे हम किसी की प्रशंसा में कोई 5-6-10 लाइंस बोल देते हैं या 2-3 लाइंस बोल देते हैं, वैसे किसी की तारीफ़ में मतलब कुछ कहना, वैसे उनसे हेरोइक कपलेट्स बोलते हैं। चौसर इज़ द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ह्यूमर इज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ हिज वर्क्स। क्या किया चौसर ने? उसने ह्यूमर को जो था अपना एक ऐसा पक्का एलिमेंट बना लिया, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बना लिया, जैसे जिसके बिना वो कोई भी अपना वर्क कंप्लीट नहीं करता, स्टार्ट भी नहीं करता। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स इज़ एलेगोरिकल। एलेगोरिकल आपको पता ही होगा, जैसे हम किसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, एलेगोरिकल उसे बोलते हैं। हिज पोइट्री इज़ फेमस फॉर हिज यूज़ ऑफ विट, सटायर एंड रूड ह्यूमर ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब चौसर, आपको पता ही होगा कि चौसर जो है वो लिखता था कॉमन लोगों के लिए, ताकि मतलब उसका ऐसा कोई एक हाई रैंक वाला वर्क नहीं था जो कि सिर्फ लिटरेट पीपल्स पढ़ सकें। लिटरेट इन द सेंस जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन पर हो, मतलब वो पैरेलल लोगों के लिए लिखता था, स्टैंडर्ड लोगों के लिए लिखता था, ताकि उसे कोई भी लिटरेट पीपल पढ़ पाए। ठीक है। चौसर्स पोइट्री इंजॉयज़ द जॉनरा ऑफ ड्रामा, नॉवल, स्टोरी एक्सेट्रा। चौसर ने हर जॉनरा के वर्क लिखे। ड्रामा भी था उसमें, नॉवल भी थे, स्टोरीज़ भी थी पोइट्री स्टाइल में। अब हम देख लेते हैं कि कैसे चौसर ने ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसने इंग्लिश लैंग्वेज की विकास में क्या क्या किया। बिफोर चौसर देयर वॉज नो इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज इन इंग्लैंड। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब चौसर से पहले यहाँ तक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस होती थी, मतलब जैसे थोड़े एरिया में कुछ अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जानी, दूसरे थोड़े एरिया में अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जानी। बट जैसे जैसे इसने मतलब अपना लेवल बढ़ाया तो इसकी जो इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश बन गई। He is the first great poet of England. He became the founder of modern English poetry. जो उसने पोइट्री दी वो कौन से जॉनरा में आती है? इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। बिकॉज ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। उसने ये ठान लिया था कि मैं जो हूँ जो चल रहा है, दैट मीन्स क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड में तो कोई नेशनल लैंग्वेज थी नहीं, तो जो भी पोइट्स वर्क लिख रहे थे वो जो फॉरेन की लैंग्वेजेस थी उसमें वर्क लिख रहे थे। बट चौसर ने क्या किया, उसने ये बोला, डिसाइड किया कि मैं जो हूँ मैं अपने आप को फ्री रखूँगा, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं अडॉप्ट करूँगा जो कि मेरे अपनी कंट्री की ना हो। ही यूज्ड हिज ओन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज इन अ पोइट्री। ठीक है, उसने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी दैट इज़ इंग्लिश, उसे जो है पोइट्री में कन्वर्ट किया और एक द नेशनल लैंग्वेज का जो है पोजीशन भी दी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैंटरबरी टेल्स।
ठीक है। चौसर का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क था, कैंटरबरी टेल्स इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड वर्क बाय एंशिएंट फ्रेंच एंड इटालियन मॉडल्स। मतलब जो जो टाइप का डायलैक्ट या एक्सेंट आप कह सकते हैं, चौसर को पता था। उन्होंने उस सब डायलैक्ट्स को, अपनी पूरी नॉलेज को इस वर्क में डाल दिया, द कैंटरबरी टेल्स। इसीलिए ये वर्क जो है मास्टरपीस कहा जाता है चौसर का। but also contains material, stylistic and context related innovations। बट ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो सीखा था सिर्फ वो ही डाला उसमें, उन्होंने कुछ नए इनोवेशंस भी डाले अपने, जो जो मतलब उन्होंने स्टाइल चेंज किया, इसका मीटर चेंज किया, इसका जो कंटेंट था। जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे 24 जो थे टेल्स बताई गई हैं, इसमें 30 टोटल पिलग्रिम्स थे। उन सब की कहानियाँ जो बताई गई हैं, दे आर नॉर्मल पीपल्स, nobody is from the king's family or जैसे कि आप कह सकते हो nobody is from the high blood, everybody is normal। ठीक है ना। ऐसे उसने जो जो इनोवेशंस, जो जो वर्क्स जो प्रेजेंट किए, उन्हें जो है इंग्लिश लिटरेचर के जो है डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। चौसर अडॉप्टेड all the original principle of the framework plot, the stories themselves are own original Chaucer's creation। मीन्स अगर वो किसी चीज़ को, किसी के वर्क को बेस लेके चलता था, दैट डजंट मीन कि उसने उन्हीं के रूल फॉलो करने हैं। चौसर ने सिर्फ अपने रूल्स फॉलो किए, दैट मीन्स कि उन्होंने सिर्फ दूसरे वर्क्स का आइडिया लिए कि कैसे वो अपने वर्क्स लिखते थे, और उनको जो है हम कह सकते हैं रिफर्बिश्ड करके, थोड़ा सा मॉडल करके, अच्छा बनाकर उन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ किया। The famous prologue provides the setting for the event. The poet is on a pilgrimage to the tomb of Saint Thomas Becket in Canterbury। जैसे ही प्रोलॉग इस कैंटरबरी टेल्स का ओपन होता है, तो हम क्या देखते हैं कि एक इवेंट चल रहा है। क्या इवेंट चल रहा है कि जो पोएट है और बाकी के सारे पिलग्रिम्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, सेंट थॉमस बैकेट की टूम पर जा रहे हैं। इन अ टेवरन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन ही जॉइंस अ ग्रुप ऑफ 29 लाइक माइंडेड पीपल एंड जॉइंस दैम। रास्ते में उन्होंने कैसे पीपल्स को ज्वाइन किया, 29 अपने ही जैसे लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर लिया। द इन कीपर ऑफ द रेस्टोरेंट टेक्स suggests that each of the pilgrims should tell 2 stories। यहाँ पर जो है इनका जो होस्ट था, दैट इज़ द पोइट, उन्होंने क्या बोला कि हर एक बंदा, हर एक पिलग्रिम 2-2 कहानियाँ सुनाएगा, यहाँ से जाते हुए और वापस आते हुए। ठीक है। ऑल्सो विद द अल्टीरियर मोटिव ऑफ कीपिंग द गेस्ट इन अ ड्रिंकिंग मूड, ताकि ये मोटिव भी था कि ताकि लोग जो है थोड़े से उलझे रहें, मतलब डाइवर्ट ना हो। In portraits, the result is a reduced image of English society of that time, because the stratum is representative from the knight to the nun to the farmer। ये जो था, वैसे कैंटरबरी टेल्स को चौसर का स्टायर भी कहा जाता है। किस पर स्टायर? सोसाइटी पर स्टायर। सोसाइटी पर क्यों स्टायर? क्योंकि चौसर के जो कैरेक्टर्स थे वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि किसकी फार्म। जैसे देखो, नाइट का बताया गया है, फिर उसके बाद नन का बताया गया है, फार्मर का बताया गया, ऐसे मिलर्स टेल, रीव्स टेल, कुक्स टेल, बहुत सारी ऐसी 24 टेल्स ने, वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। इनमें क्या बताया गया कि उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताया गया कि उस टाइम की सोसाइटी में क्या प्रचलित था। जैसे हमें एक मैन ऑफ लॉज टेल में बताया था कि कॉन्स्टांस राजकुमारी होती है, वो जो है जब एक लड़के से प्यार करती है तो उसकी शादी तो करवा देते, बट उसकी जो मदर इन लॉ होती हैं वो क्या करती हैं, वो उसे पसंद नहीं करती, तो वो क्या करती है, अपने सबको जो है मार देती है। वेडिंग फीस्ट पे जब उनको बुलाया जाता है तो उनको सबको मार देती है। वैसे ही सेकेंड टाइम जब दोबारा कॉन्स्टांस की शादी होती है तो फिर उसे ऐसी करती है, उसकी मदर इन लॉ फिर वही मतलब उसी तरह विलन होती हैं, और वो फिर से सबको जो है मार देती है। कॉन्स्टेंस को भी क्या है, मार देती है। A pilgrim was the only plausible occasion on which such a colorfully society would actually have found each other, so the plot framework proves to be an instrument of realistic representation। यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया कि जैसे जैसे लोग कहानियाँ सुनाते हैं, सिर्फ उसी तरह वो, मतलब उसी टाइम वो सिर्फ एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, अदर दैन दैट दे वर सेपरेटेड। सो ये क्या बताया गया है कि ये सिर्फ ओकेजन्स ही होते हैं जो क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं। अदर दैन दैट सभी लोग जो है यहाँ पर सिर्फ अकेले होते हैं। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन एनी वंस लाइफ।
द डाइवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज़ व्हाट मेक्स देम सो अट्रैक्टिव। डाइवर्सिटी मीन्स यहाँ पर जो है चौसर ने अलग अलग तरह के लोगों को लिया है। जैसे एक नाइट है, एक मिलर है, एक रीव है, एक कुक है, एक मैन ऑफ लॉ है, मतलब सब अलग अलग अपने प्रोफेशन से हैं और उन सबको मर्ज किया। जैसे इसमें क्या प्रूफ होता है, इससे हमें क्या मिलता है कि ये जो है चौसर ने जो है अलग अलग जॉनरा के लोगों को पिक किया है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को पिक किया, ताकि हम बता सकें कि उस टाइम की सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते थे और वो क्या क्या फ़ील करते थे, मतलब कैसे वो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी उनके मन में। चौसर ने ईच ऑफ हिज पिलग्रिम अ कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज। चौसर ने सभी को एक अलग टाइप की लैंग्वेज दी है और एक सूटेबल स्टोरी भी दी है, ताकि जो है हर एक बंदा जो है, हर एक कैरेक्टर जो है अपने जो है स्टोरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा सके। So that a multitude of different genres exist side by side, but nevertheless represent a unity through the framing plot. But जैसे कि हमें पता ही कि वो एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इससे हमें क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग जाकर मिल रहे हैं। उनकी जर्नी भी साथ में शुरू हुई थी, हालांकि उनकी स्टोरीज़ अलग थी, वो रहते अलग अलग थे, उनका जो है माइंड थिंकिंग ऑफ सोर्स अलग अलग था, बट on the end they were combined, they become a unity. In this way Chaucer is able to combine the legends of saints, courtly poetry, coarse wings elegantly and without contradictions। ऐसे कि हमें पता चलता है कि ऐसे ही इसी तरह चौसर ने जो है अपने अलग अलग, जैसे उनके कैरेक्टर्स हैं सब अलग अलग प्रोफेशंस के, वैसे ही चौसर ने अलग अलग स्टाइल्स को मिक्स करके एक ऐसा स्टाइल बनाया जो कि सिर्फ चौसर का स्टाइल माना जाता है और दैट बिकम्स द फेमस और पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। In recent times, interpretations that interpret in Canterbury Tales as a satire of the states have proved particularly fruitful। जो उस टाइम पे चौसर ने सोसाइटी की कंडीशन बताई थी, अगर हम आज के टाइम पर इम्प्लाई करें तो ये गलत नहीं होगा कि वो चीज़ें जो हैं आज के टाइम पे हम इम्प्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई कि उनकी जो है इतनी ब्रॉड थिंकिंग, इनकी इतनी अबव बोर्ड थिंकिंग की वजह से ही उन्हें जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है और आज के टाइम पर वो ये बात बिल्कुल ही प्रूव करते हैं। होप फ्रेंड्स आपको जो है मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल डीप डिस्कस किया था, जैसे ही हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपने पेपर में आता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जैसी न्यू वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।